नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। यहाँ पर जो हम निबंध का निचोड़ देख रहे थे या निबंध के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे थे, वह हम आज कविता क्या है निबंध से आगे देखेंगे। कविता क्या है यह 1939 में प्रकाशित निबंध है और इसमें रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। सर्वप्रथम यह कविता क्या है निबंध सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था। एक बात बताना भूल गए हैं यहाँ पर, हर रोज़ की तरह ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। यह जो हम पढ़ा रहे हैं यह ऑल सेट परीक्षा, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य प्रतियोगी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी दृष्टिकोण से हम पढ़ाते हैं। यह जो कविता क्या है निबंध यह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण निबंध है, यानी सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत की, यानी किस निबंध के माध्यम से काव्य शास्त्रीय मान्यताएं रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत की है, तो कविता क्या है निबंध के माध्यम से। उनकी कविता संबंधी मान्यताओं के साथ साथ इस निबंध का स्वरूप भी परिवर्तित हो गया है। 1909 के निबंध और 1939 के निबंध में कई वैचारिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। संक्षेप में कहे तो काव्य शास्त्रीय मान्यताओं में रसवाद और लोक मंगलवाद का जो संलयन शुक्ल जी ने किया है उसी को यह निबंध मूर्त रूप देता है। हम थोड़ा फास्ट देखेंगे। अभी जो कविता क्या है यह निबंध, इस निबंध में केवल कुल कितने 14 प्रकरण हैं, यानी 14 प्रकरण है। कभी कभी इसका क्रम पूछा जाता है, याद रखिए। सबसे प्रथम क्या है कविता क्या है, दूसरा है सभ्यता के आवरण और कविता, तीसरा है कविता और दृष्टि प्रसार, चौथा है मार्मिक तथ्य, पंचम है काव्य और व्यवहार, षष्ठम है मनुष्यता की उच्च भूमि, सप्तम है भावना या कल्पना, अष्टम है मनोरंजन, नवम है सौंदर्य और दशम है चमत्कारवाद, 11 है कविता की भाषा, 12 है अलंकार और 13 है कविता पर अत्याचार और 14 है कविता की आवश्यकता। यह जो है यह कविता क्या है निबंध के कुल 14 प्रकरणों के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य अपने भावों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कथन है वह देखते हैं। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापार के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ता हुआ अंत तक चलता है और इसी को जीना कहते हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय वलता रहता है उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग क्षेत्र, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबंध करके देखता है तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। यानी यहाँ पर जो है हम केवल विश्लेषण करेंगे। 1 मिनट, थोड़ा वो माइक का चार्जिंग खत्म हुआ है, हम इसको बिना माइक के देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर अगला जो कथन है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार आत्मा की, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये शुक्ल का कथन है, महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। इस साधना को हम भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है।
कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले आती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। मनुष्य उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है, यानी कवि की अनुभूति, यानी उसकी मतलब क्या है, कवि की अनुभूति जो है वह सबकी अनुभूति होती है, उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का आविष्कार, परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। यानी जिस प्रकार जगत के अनेक रूप है, उसी प्रकार हृदय भावों के जो है वह हम हृदय भी अनेक भावों से बना है। यानी जगत के अनेक रूप है, उसी प्रकार हृदय के भी अनेक भाव है। अभी दूसरा भाग क्या है, सभ्यता के आवरण और कविता, इसके महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ जो जो मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। उसके बाद है कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भाव को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। यानी कुछ भाव जो है वह अमूर्त यानी लुप्त हो रहे हैं, जैसे कीर्ति की लालसा, यानी कि आजकल कीर्ति की लालसा यानी मेरी प्रसिद्धि हो, यह भाव आजकल जो है लुप्त हो गया है। यानी जो भाव लुप्त होते हैं उसी भाव को बौद्ध दर्शन में क्या कहते हैं, अरूप राग कहते हैं, याद रखिए। इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। जो जो सभ्यता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक और तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ये क्या यार, पंछी चू चू कर रहे हैं यहाँ पे। काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषय के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर होंगे। यानी काव्य के लिए अनेक स्थलों पर, यानी जो काव्य लिखने के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषय को मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, और वह क्या होंगे, मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों में सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। यानी ये सभी निबंध जो है हमने लाइन बाय लाइन देखे हुए, और उसी का प्लेलिस्ट इसी चैनल पर उपलब्ध है। आगे देखते हैं। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, यानी काव्य में केवल उसका पढ़ा और अर्थ ग्रहण किया, इससे काम नहीं चलता। बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है, यानी काव्य में केवल अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, तो बिंब ग्रहण आवश्यक होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। ये जो ऐसे कथन है वह तर्क और स्थापना और तर्क में पूछे जाते हैं। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर, यानी निर्दिष्ट मतलब जो दृष्टि को नहीं देखता है उसका, और गोचर और मूर्त विषय का हो सकता है बिंब ग्रहण। उसके बाद है कविता और दृष्टि का प्रसार। कविता और दृष्टि का प्रसार में देखते हैं। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंत प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। यानी यहाँ पर क्या कहते हैं लेखक, हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले, यानी हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंत, यानी जो बाह्य प्रकृति है उसका वर्णन करते करते कविता मनुष्य की जो अंत प्रकृति है उसका सामंजस्य घटित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। काव्य दृष्टि कही तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है,
कहीं मनुष्यतर बाह्य दृष्टि के और कहीं समस्त चराचर के, यानी जो काव्य दृष्टि है वह काव्य दृष्टि कहीं नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्यतर बाह्य दृष्टि के और, यानी कहीं कहीं पर काव्य दृष्टि कहाँ पर मिलती है, नर क्षेत्र के भीतर रहती है, और कहीं पर मनुष्यतर बाह्य दृष्टि के और कहीं पर समस्त चराचर के ऊपर रहती है। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का अवलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच में ही पाया जाता है। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली है वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं, यानी मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का जो वर्णन है वह मेघदूत में जो किया है वह अन्य ग्रंथ में नहीं है। ये मेघदूत के बारे में किसका कथन है, तो यह रामचंद्र शुक्ल का है, याद रखिए। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। यानी मेघदूत कल्पना की क्रीड़ा है, यानी केवल कल्पना की क्रीड़ा कौन सा ग्रंथ है, तो मेघदूत है। किसके कौन कहता है, तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। न कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रहने वाले, प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रहने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलती है। सारांश यह है कि केवल असाधारण तत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरित थी, वे ही पूरे सहृदय भावुक कहे जा सकते हैं। जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे थे तब हमने इसका विस्तृत से वर्णन किया हुआ है। अब कम समय है तो रिवीजन क्लास के रूप में यह हम थोड़ा फास्ट देख रहे हैं। जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते, यानी केवल प्रकृति में केवल शरीर सुख या विलास भोग की सामग्री ही ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्ति सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। अंतः बुद्धि की ही क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय की इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तत्वों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्ति सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचा रहता है जहां उसकी वृत्ति प्रशंसा और गंभीर हो जाती है। उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है। उसके बाद है मार्मिक तथ्य। अभी कविता क्या है, निबंध का जो अगला भाग है, अगला शीर्षक था, उसका नाम क्या है, तो मार्मिक तथ्य। अभी मार्मिक तथ्य में एक जो महत्वपूर्ण कथन है वह देखते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला जा रहा है। जंगल कट कर खेत, गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग छीनता चला जा रहा है। उसके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार हो चला जा रहा है। वे कहाँ जाए। यानी मार्मिक तथ्य, इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। यदि पूछा जाए तो आपको लगेगा कि कविता क्या है, निबंध का नहीं है, लेकिन है। मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता जा रहा है, यानी सारी पृथ्वी पर खुद का अधिकार बनाता जा रहा है।
जंगल कटकर, यानी जहाँ पर जंगल है वह कट कर के वहाँ गांव, शहर, नगर खेती करता जा रहा है, और उस जंगल में जो पशु पक्षियों का जो भी हिस्सा था वह छीनकर उसमें इंसान वास्तव्य कर रहा है। उसके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है। वे कहाँ जाए, यानी सब जो पशु पक्षियों का जो भाग है या जो भी अधिकार है वह अधिकार छीनकर हम उस पर अपना अधिकार जमा रहे, तो पशु पक्षी कहाँ जाए। कहने की आवश्यकता नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। तथ्य चाहे नर क्षेत्र के ही हो, चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हो, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ गूढ़। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे उसे उस भाव का अवलंबन रहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञान इंद्रियां उपस्थित करती है, फिर ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उसकी योजना करती है। अंत यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। यानी अंततः क्या क्या कहा जाता है, ज्ञान ही भावों में संचार के लिए, यानी ज्ञान ही भाव के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है, ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। जहाँ ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जहाँ ज्ञान का प्रसार होता है, वही भाव होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतना सत्ता अधिकतर इंद्रिय जन ज्ञान की समष्टि के रूप में रहती है। फिर जो जो अंतःकरण का विकास हो गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अंततः उसके विस्तार के साथ साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी उसका इसी रूप में प्रत्यक्षीकरण भी वह हमारे किसी भाव का अवलंबन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होता होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छुपे होंगे। एक मिनट। उसके बाद है काव्य और व्यवहार। काव्य और व्यवहार में क्या है देखते हैं। अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल थे, उन्होंने किसी का सर्वनाश किया या किसी निरपराध जनता का सर्वनाश करते थे, तब उसके अंदर क्या है, दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त, यानी दया उस समय दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि, यानी केवल वो बुद्धि के कठपुतले, यानी केवल बुद्धि की सुनकर ही वह आगे बढ़ते थे। कहने का मतलब है कि जब कभी हम किसी निरपराध या जो भी अनैतिक काम करते हैं या जो भी स्वार्थ हमारा उसमें छुपा हुआ ऐसे काम करते हैं, तब हमारी बुद्धि चलती है, भाव नहीं, हृदय नहीं चलता है। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है, तो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है। तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए अध्यम होते हैं। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। यानी कविता तो भाव प्रसार द्वारा, यानी जो भाव प्रसार है वह भाव प्रसार करने के लिए या भाव प्रसार द्वारा कर्मज्ञ के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है कविता। उसके बाद है मनुष्यता की उच्च भूमि। मनुष्यता की उच्च भूमि में महत्वपूर्ण कथन है। कवि वाणी के प्रसार से हम संचार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है, यानी कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है।
भावना और कल्पना, अगला क्या है भाग, तो भावना और कल्पना। जो मनुष्य, जो वस्तु हमसे अलग है, यानी जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं। यानी जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर है, और उसी का रूप या उसी के कल्पना करके उसकी जो प्रतिमूर्ति है या उसकी जो भी काल्पनिक चित्र है वह हम मन में अनुभव करते हैं या पास अनुभव करते हैं, उसी को जो कविता लिखने वाले लोग हैं उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को भावना कहते हैं, कविता लिख